इजराइल इस समय ताकत के बल कहें या मित्र देशों की बदौलत हर मोर्चे पर अपने हथियारों यानी हवाई हथियारों का रुख कर रहा है। ये एक्शन का रिएक्शन शुरू हुआ और अब मानो दुनिया में इस वॉर को लेकर तमाम देशों की राय बंटने लगी है। कुछ इजराइल के पक्ष में हैं तो कुछ फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हैं और कुछ ने अपने आप को न्यूट्रल घोषित कर दिया है। और वजह है कि फिलिस्तीन के गजा का एक आतंकवादी ग्रुप हमास। पर क्या वैसा ही है जैसा दिखाई दे रहा है? चलिए कुछ तर्कों और बारीकियों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या सच्चाई छिपी हुई है और क्या हो सकती है आगे की रणनीति। गाजा में जो चल रहा है इसको समझने के लिए बहुत बारीक तरीके से कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है, जिससे आपको समझ में आएगा कि दरअसल गाजा में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका और रूस की जंग प्रतीत होता है, जो हमें फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोच रहे होंगे भला ये जंग अमेरिका और रूस की किस तरह हो सकती है? इसको समझने के लिए थोड़ी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। यूक्रेन वॉर में चोट खाया अमेरिका किसी भी सूरत में पश्चिम एशिया में अपना एक मजबूत बेस बनाने को बेताब है और इस बेताबी में नाटो के देश भी उसका साथ दे रहे हैं। असल में अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे रहा, बल्कि इजराइल अमेरिका का साथ दे रहा है, या यूं कहें कि वो अमेरिका के एक बड़े खेल का मोहराबर है। वरना ये इजराइल को भी पता है कि वो अमेरिका की मदद के बिना फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, खासकर तब जब उसके सामने कई युद्ध के फ्रंट एक साथ खुलते दिखाई दे रहे हों। आज हम इसको आसान भाषा में तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज से पहले क्या कभी आपने सुना कि एक छोटी सी लड़ाई में अमेरिका का विदेश मंत्री पहुंच जाए, जर्मनी का चांसलर पहुंच जाए, ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री पहुंच जाए और फिर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद पहुंच जाए? कभी सुना क्या? ऐसा लगता है कि जैसे ये जमीन की लड़ाई है और पश्चिम देश इसको हवा दे रहे हैं। जरा गौर कीजिए, 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर मिसाइलों से हमला करता है। 8 अक्टूबर को अमेरिका की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आती है। इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर देता है और जंग के चौथे दिन यानी 12 अक्टूबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच जाते हैं और जाते ही इशाक हर्जोग से मिलते हैं और अगले ही दिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए यरूशलेम पहुंच जाते हैं। फुर्सत का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जैसे देश के विदेश मंत्री एक छोटे से देश में पूरे 3 दिन बिताते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपना दौरा खत्म कर अमेरिका पहुंचते, उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा तय हो जाता है। शायद आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि किसी देश का विदेश मंत्री जिस देश के विदेश दौरे पर हो, उस देश के राष्ट्रपति का दौरा उनके लौटने से पहले ही तय हो जाए। युद्ध में इजराइल गजा पट्टी को लाशों के ढेर में तब्दील करता जा रहा है। 20,000 से ज्यादा इमारतों को धूल में तब्दील कर दिया गया है और इजराइल को मदद का भरोसा दिलाने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज तेल अवीव पहुंच जाते हैं, जहां वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उन परिवारों से भी मिलते हैं जिनके परिजन हमास के कब्जे में हैं। लेकिन जैसे ही वो वापस जर्मनी के लिए निकलते हैं, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इससे 2 दिन पहले ही वो चेतावनी जारी करते हैं कि स्वतंत्र फिलिस्तीन की भी जरूरत है और गाजा पट्टी पर कब्जा करना इजराइल के लिए एक भयानक गलती होगी। जंग के 18वें दिन इस चेतावनी के बावजूद इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद बाइडेन को रिसीव करने पहुंचते हैं। हमास और इजराइल की लड़ाई में दोनों ही तरफ हत्या होने के बाद भी इजराइल उनका स्वागत करता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का। इस बीच उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इजराइल उड़ा चुका होता है। एक तरफ बाइडेन अस्पताल में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का बचाव करते हुए कहते हैं कि इस हमले में दूसरी ताकतों का हाथ हो सकता है। मतलब सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे एक व्यक्ति एक साथ 2 नाव की सवारी करते हुए लगातार चलता चला जा रहा हो। अमेरिका हमेशा से ही इजराइल की मदद आर्थिक तौर पर भी करता आ रहा है।
साल 2020 में अमेरिका ने 3.8 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद इजराइल को की थी। यह एक लंबे समय के लिए की जाने वाली सालाना मदद का हिस्सा है, जिसका वादा ओबामा सरकार ने किया था। ओबामा सरकार ने साल 2016 में 38 बिलियन डॉलर के पैकेज के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे, जिसकी अवधि साल 2017 से 2028 की है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजराइल को दुनिया की सबसे उन्नत सेना में से एक बनाने में मदद की। अमेरिकी फंड से इजराइल अमेरिका से सैन्य साजो सामान भी खरीदता है। उदाहरण के लिए इजराइल ने 50 F-35 विमान खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल मिसाइल हमलों के लिए किया जाता है। इनमें से 27 की डिलीवरी की जा चुकी है। हर विमान की कीमत $100 मिलियन है। पिछले साल इजराइल ने 8 KC-46A बोइंग पीगेसस विमान खरीदे, जिनकी कीमत करीब $2.4 बिलियन बताई जाती है। ये F-35 जैसे ही विमानों में हवा में ईंधन भर सकते हैं। इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये अपनी और दागी गई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। इजराइल को दिए गए $3.8 बिलियन में से $500 मिलियन इस मिसाइल डिफेंस के लिए ही थे। इसमें आयरन डोम बनाने के लिए निवेश शामिल था। साल 2011 से अमेरिका इजराइल के आयरन डोम में $1.6 बिलियन का निवेश कर चुका है। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिका के साथ सैन्य टेक्नोलॉजी पर साथ काम करने के लिए लाखों मिलियन डॉलर खर्च किए। इनमें सुरंगों को डिटेक्ट करने की तकनीक भी शामिल है। इजराइल की सरकार के साथ मिलकर इजराइल की सरकार सैन्य उपकरणों और ट्रेनिंग में काफी पैसे खर्च करती है। इलाके के दूसरे देशों की तुलना में बहुत छोटे होने के कारण भी अपनी रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए वो मदद का इस्तेमाल करती आई है। इन सबसे यही लगता है जैसे ये सब सोच समझकर हो रहा है, क्योंकि जॉर्डन में अरब देशों और फिलिस्तीन की बातचीत में शामिल होने के इनकार से शर्मिंदा बाइडन वही कहते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और उसे हर संभव मदद देने का भरोसा देते हैं। पश्चिमी देशों की ये तेजी इजराइल का साथ देने के लिए नहीं, रूस को सबक सिखाने के लिए प्रतीत होती है। तेल अवीव में जब पश्चिमी देश इजराइल के साथ मिलकर लोकतंत्र की बात कर रहे थे, तो उस समय रूस ब्लैक सी यानी काले सागर में अपना हाइपरसोनिक केंजिल मिसाइल तैनात कर रहा था। हाइपरसोनिक का मतलब है जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज हो, और इस मिसाइल की रफ्तार आवाज से 10 गुना अधिक है। इसलिए जब इससे हमला किया जाता है तो कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाता। 6100 से लेकर 12,000 प्रति किलोमीटर इसकी रफ्तार हो सकती है। इसका मतलब 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की रफ्तार। ये मिसाइल किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए काफी है। अमेरिका के भी 2000 किलोमीटर के टारगेट को तो ये मिसाइल पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। और याद रहे कि ब्लैक सी से इजराइल की दूरी मात्र 1060 किलोमीटर की है। ऐसे में अमेरिका रूस की पकड़ को भी ढीला करना चाहता है, इसलिए वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिका ने 1948 में एक अलग यहूदी देश बनाने के लिए मदद का भरोसा दिया था। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण सहयोगी की तरह देखता है। यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक अमेरिकी विदेशी मदद ने इस संबंध को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया है। अमेरिकी अधिकारी और नेता लंबे समय से इजराइल को इस इलाके का एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानते रहे हैं। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंट एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इजराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। इजरायली उच्च तकनीकी हथियारों को दुनिया भर में महत्व दिया जाता है और कई देशों द्वारा उसकी मांग की जाती है, जिनमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जो अमेरिकी हितों के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं। इसलिए इजराइल पर विशेष प्रभाव डालने के लिए अमेरिका इजराइल को अपने पाले में रखना चाहता है, अपनी तरफ रखना चाहता है। एक तरफ रूस ने ब्लैक सी में अपनी तैनाती की हुई है और ऐसे में अमेरिका इजराइल की मदद से उसका प्रभाव कम करने की कोशिश में है। अमेरिका समेत कई देश जहां इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं रूस भी इस जंग के मैदान में फिलिस्तीनियों का साथ देते हुए अमेरिका को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजराइल और फलस्तीनियों के बीच हिंसा का ये भयावह रूप दिखता है कि अमेरिकी नीति मिडिल ईस्ट में विफल हो गई है और इस युद्ध में फिलिस्तीनियों की जरूरतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, मुझे लगता है कि बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि ये युद्ध अमेरिका की मिडिल ईस्ट में राजनीति की विफलता का साफ उदाहरण है। पुतिन ने आगे कहा कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीनी देश के निर्माण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने की जरूरत है। रूस का फिलिस्तीन और अमेरिका का इजराइल को खुला समर्थन इन दोनों देशों की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा और बड़ी ताकत बनने की होड़ को साफ दर्शाता है। जिस तरह से पहले नाटो में शामिल होने की यूक्रेन ने कोशिश की, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त किया, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि नाटो देश की पकड़ उसकी सीमा तक पहुंचे। गौरतलब है कि उसकी सीमा और यूक्रेन की सीमा लगी हुई है। जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेन के साथ खड़ा रहा और उसको सहायता देता रहा, वही आज वो इजराइल के साथ कर रहा है। रशिया का फिलिस्तीन को साथ देने की एक बड़ी वजह अमेरिका भी है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे को पछाड़कर महाशक्ति बनना चाहते हैं।